Welcome to e-learning science. I am Dr. Mudasir. Just now I am at the foothill of Dal Lake, and this Dal Lake is one of the famous lake of Kashmir Valley. It is located in Srinagar. Right now it is raining cats and dogs and a very pleasant environment here. But I will take you to my topic. Let's begin. Thank you. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब हम एक जेनेटिक मेकअप एक इंसान का देखते हैं, इस जेनेटिक मेकअप में हर एक किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो इतना ही नहीं, इस जेनेटिक मेकअप में जो एक्सप्रेशन है, जो इस जेनेटिक मेकअप का एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन आपको एक इंसान की फंक्शनिंग के बारे में बताता है। हम देखते हैं हमारा जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से बहुत हद तक सही भी है, मिलता जुलता भी है, और एक दूसरे से बहुत हद तक डिफरेंट भी है। यह अब हमें पता चल चुका है। लेकिन एक साइंटिस्ट की पहले से ही बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी उसकी तलब थी कि मैं जान सकूं कि एक इंसान का जेनेटिक मेकअप किन न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, ये किन बेसिस का बना हुआ है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ड्रीम था एक साइंटिस्ट के लिए, इन ऑर्डर टू नो, इन ऑर्डर टू एसरटेन, इन ऑर्डर टू अनरिवील द बेसिक जेनेटिक सेटअप ऑफ एनी इंडिविजुअल। 1990 के करीब हमने स्टडी किया, बायोटेक्नोलॉजी का इवेंट हुआ, और बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेसेस थी वो काफी आगे चली, और हमने कुछ चीजों को देखा, जैसे हमने क्लोनिंग को जाना, हमने सीक्वेंसिंग को जाना। जब इन चीजों को इंसान ने जाना तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई, उस वक्त एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को 1990 में शुरू किया गया, और जिसको इसने शुरू किया, इट वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इन दो एजेंसीज ने इसकी शुरुआत की, और जो इसके फाउंडर थे, इट वाज Watson. In 1990 it was Watson, and then this project was further extended and carried out by Colin in 1993. So two agencies were involved. One was the National Institute of Health and second was United States Department of Energy. इसके अलावा इन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया, इस प्रोजेक्ट को फंडिंग दी। वेलकम ट्रस्ट ने फंडिंग इसको की। अपार्ट फ्रॉम दिस, several countries also participated in the funding. One was the China, second is France, we have Germany. इन सारी और भी कुछ कंट्रीज है जिन्होंने इसकी फंडिंग में शमूलियत की, शिरकत की। So finally, Human Genome Project was launched in the year 1990 with this estimate that we will be able to estimate all the nucleotide sequence of human being, and the project is going to get completed after 13 years. 1990 में इसकी शुरुआत हुई और इन्हें सोचा कि इसका completion होगा by 2003। लेकिन हुआ क्या? In 2001, formal announcement was made about the completion of Human Genome Project. Although the scientists have studied the sequence, the scientists have sequenced the whole genome except chromosome number 1 in the year 2001. However, later on, in complete form, the project was launched in complete form. The project was completed in the year 2006 after studying this chromosome number 1 also. Chromosome number 1 को भी फिर स्टडी किया गया और फाइनल फुल फॉर्म में जो प्रोजेक्ट आया, it was in the year 2006.
Then basically Human Genome Project is a mega project. It was a mega project. ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट. मेगा प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि हम मानते थे एक इंसान में अगर मान लो 3 बिलियन बेसिस है, इफ अ पर्सन हैज 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, अगर हमें एक न्यूक्लियोटाइड को जानने के लिए जो खर्चा लगेगा वो $3 का होगा. फॉर एग्जाम्पल, to know one nucleotide, if we require $3, तो हमें 3 बिलियन को जानने के लिए 3 into 3 is equal to $9 billion की जरूरत थी. Therefore, it was a mega project on one side. Second thing is, अगर हम इन जो भी हमने सीक्वेंसिंग की, अगर हम इसको रफ फॉर्म में बुक में रखते, हार्ड कॉपी में रखते, और अगर हम एक बुक में 1000 पेज रखते, 1000 pages in one book, and one page will contain 1000 letters. एक पेज पे 1000 लेटर्स रखते और एक बुक में 1000 पेजेस रखते, तो हमें जो खर्चा आता किताबों का, that is 3,300 books will be required to store the data of nucleotides of human genome, which is present in just one cell. Therefore, it was a very big and mega project. And one more thing, it requires the participation of number of scientists, number of technical persons, number of supporting staff. And what were the objectives? Objectives क्या थे इस Human Genome Project के? Objectives कौन कौन से थे? Objectives of Human Genome Project. सबसे पहला objective था हम sequence करें सारे nucleotide bases को. Scientists wanted to sequence. We wanted to know all the nucleotide bases which are present in the human genome, completely present in the human genome. And also we will identify all the genes. इसके बाद ये तो sequencing हो गया, हमें nucleotides पता चली. दूसरी बात, हम जानना चाहते थे हमारे पास कितने genes है. Because we know these nucleotide sequences will be forming the genes and genes will be coding. तो हम जानना चाहते थे कि कितने हमारे पास genes है, और हम identify करना चाहते थे वो genes जो defect करते हैं. We wanted to identify the genes, those genes जिनकी वजह से हमें defects मिलते हैं. और चौथी बात जो थी, चौथा गोल जो था, हम जानना चाहते थे, we wanted to store the information in database. हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटाबेस बन जाता है और उसमें हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन. यहां से एडवेंट हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, यानी हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी थी, बहुत सारे डाटा को टेबुलेट करना था, बहुत सारे डाटा को हमको टेबुलेट करने के बाद उसको हमें इंटरप्रेट करना था. तो इसके लिए हमारे पास जरूरत थी एक चीज की जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स. एंड देन सेकेंडली देयर इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. एक जगह से whatever information we have received, we want to keep it available to every scientist, to every person, and we need to get it transferred to other parts also. Then the last issue was ELSI. ELSI means we have to redress the ethical, legal and social issues. अगर मान लो किसी का हमने जीनोम स्टडी किया और हमें पता चला कि इसके जीनोम में ऐसा प्रॉब्लम है कि इट कैन नॉट कंटिन्यू हिज रेस, देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन दैट रेस, तो हमें उसका जो फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो रुकाना पड़ता. तो इट इज इथिकल इशू. देयर वर वेरियस सोशल इश्यूज इन द सेंस आप क्यों एक ह्यूमन का जीनोम स्टडी कर रहे हो जो इसका अपना एक सीक्रेट कोड है, उसका अपना सीक्रेट है जो उसको अल्लाह ने दिया है, जो उसको भगवान ने दिया है. व्हाई यू वांट टू अनरिवील दैट व्हिच इज नेचुरली प्रेजेंट इन द ह्यूमन. तो इसमें बहुत सारे एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज है, उनको भी रिड्रेस करना था. तो वो भी उसका एक ऑब्जेक्टिव साथ में ये भी था. देन बेसिकली मेथोडोलॉजी इसमें कौन सी इस्तेमाल होगी. मेथोडोलॉजी की बात करेंगे. व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी व्हिच वाज बेसिकली इन्वॉल्वड. हमारे पास यूजुअली दो मेथड्स थे, दो अप्रोच थे. वी कैन से अप्रोच 1
and approach 2. We have two approaches which we can put really in this project. One approach was that we call as sequence expression tag. Sequence expression tags. Sequence expression tags. Sequence expression tag का मतलब है हमारे पास जो सारा जीनोम है ये सारा का सारा कोड नहीं करता. हम वो वाला पार्ट जो कोड करता है जिसमें कोडिंग रीजन्स है हम उस जीनोम को सीक्वेंस करेंगे. यानी we will be sequencing only that part of genome which will be coding for mRNA, which will be coding for some protein. तो हम उस पार्ट को जानेंगे जो कोडिंग था और उसको हम कर सकते थे सीक्वेंस एक्सप्रेशन टैग. और बाकी जो पार्ट जो कोडिंग नहीं करता था यानी जो पार्ट हमारे पास नॉन कोडिंग का था उसको हम स्टडी नहीं करते थे. तो दूसरा मेथड जो है दूसरा अप्रोच जो है दिस इज वन अप्रोच. सेकंड अप्रोच इज which we call as sequence annotations. Sequence annotation method, which was given by Frederick Sanger. Sequence annotation method was the second method where we can be sequencing not only the expressive part of DNA but also that part which is not expressing. Therefore, in this part, we must be analyzing both the coding as well as the non-coding part. We'll be analyzing the coding as well as the non-coding part. And this approach was chosen because we will be able to understand, we will be able to express, or we will be able to determine both the coding regions, the sequence of both the coding region as well as the sequence of non-coding region. This approach was adopted, and this approach was basically given by Sanger by his technique, which we call a sequence annotation method. But one thing is that in this sequence annotation method, what is there? Frederick Sanger has received 2 Nobel Prizes. One for the discovery of structure of insulin, and second for this sequence annotation method. This was the technique by which we can sequence the DNA. Now, what was our approach? हमारा approach कैसा था इस बारे में? वही जो हम recombinant DNA technology में कहते थे, इस method में हमने कैसे इसको आगे बढ़ाया? इस मेथड में हमारे पास जो अप्रोच था वो वही था कि आप ह्यूमन जीनोम ले लीजिए, आप ह्यूमन सेल से जीनोम को निकालिए, पूरा का पूरा जीनोम आप निकालिए और उस जीनोम को आप फ्रेगमेंट्स बनाइए, उस जीनोम के आप फ्रेगमेंट्स बनाइए. और आपको पता है हाउ वी मेक द फ्रेगमेंट्स, वी यूज द restriction enzymes, the restriction endonucleases, which you might have understood or learned in recombinant DNA technology. We use the restriction endonucleases and we will make fragments of the DNA. आपने DNA निकाला, इसको fragments में आप डाल दीजिए. And these fragments are separated by gel electrophoresis. इन fragments को आप gel electrophoresis से अलग अलग कर सकते हैं on the basis of size. On the basis of size, जो सबसे बड़ा size वो पहले, जो सबसे बड़ा size वो लास्ट में, जो सबसे छोटा size उसका पहला. तो इन fragments को आप size के हिसाब से distribute कर सकते हो. इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. फिर उसके बाद ये जो आपका फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट को आप किसी वेक्टर में, डिजायर्ड वेक्टर में डालिए. यहां पे हमको याद रखना पड़ेगा इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमने वेक्टर यूज किया, इट वाज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम and yeast artificial chromosome. The vectors which was chosen in this human genome project was bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. This being a prokaryote and this being a eukaryote. इसके बाद आपने वेक्टर में डाल दिया, आपने recombinant DNA बनाया इसका, और फाइनली आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे किसमें? होस्ट में. Who was the host? The host was again the bacteria or it was the yeast. इसमें इसको हमने होस्ट में डाला, एंड इन द होस्ट हमें मिला व्हाट? क्लोन. हमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड कॉपीज मिली इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की, और हमने इसी को फिर क्या किया? सीक्वेंसिंग की. इसी की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जाना by using the sequence annotation technique which was given by Frederick Sanger. So this is the methodology. Then अब हमें पता क्या चला? What are the silent features?
जो हमको पता चले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से? What were the salient features? क्या पता चला? What up to what conclusion we arrived is basically the what is the outcome of what was the outcome of Human Genome Project? हमें क्या पता चला? हमारी जो इतनी ज्यादा सस्पेंस थी वो सस्पेंस कहाँ पे कंक्लूड हो गई? पहली बात हमें पता चली, एक ह्यूमन जीनोम में 3.1647 बेसिस न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, 37 बिलियन बेसिस है। पहला पॉइंट हमको ये पता चला। we came to learn that हमारे जीनोम में इतनी बेसिस है, 3.1647 into 10 to the power 9 बिलियन बेसिस है। इट मीन्स एक सिंगल सेल में अगर आप देखोगे हमारा जो टोटल जीनोम है, हमारी जो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें हमारे पास टोटल बेसिस जो है इट इज 3.1647 10 to the power 9, or we can say it is approximately 3 billion bases हमें एक जीनोम में मिला। पहली बात। दूसरी बात हमें यह पता चला टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं। पहले हम सोचते थे शायद हमारे पास 80,000 के जीन्स है, हमारे पास 90,000 जीन्स है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो हमें पता चला इज जस्ट 30,000। वी हैव 30,000 जीन्स, 30,000 genes. Since there is no relationship between the complexity of any organism with the number of genes. हम बोलेंगे हम बड़े complex है, हम human beings है, we are very very complex and we should have a large number of genes. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करेंगे, हम में 30,000 जीन्स है। अगर आप देखेंगे माइस में, एक चूहे में, उसमें भी लगभग 30,000 जीन्स है। जितने जीन्स हम में है उतना उसमें है। अगर हम देखेंगे ड्रेसोफिला से हमारे जीन्स 2 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम देखेंगे जस्ट इसको इकोलाई से हमारे जीन्स जस्ट 6 टाइम्स ज्यादा है। और इवन अगर आप एक छोटे प्लांट लिली को लेंगे, उसमें 18 टाइम्स हमसे ज्यादा डीएनए है, 18 टाइम्स मोर डीएनए। और जो इतना हम में है वो हमसे 18 टाइम्स ज्यादा है। बात अलग है कि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इंट्रॉन्स है, एक्सॉन्स कम है, यानी कोडिंग जो डीएनए है वो कोडिंग डीएनए कम है और नॉन कोडिंग डीएनए जो है वो ज्यादा है। तो वी हैव नथिंग टू डू विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द नंबर ऑफ जीन्स। देयर इज नो रिलेशन इन दिस। एंड द थर्ड थिंग इज, इफ वी सी how many bases are present in each gene approximately. किसी जीन में ज्यादा बेसिस होंगे, किसी जीन में कम होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमें पता चला लगभग 3,000 बेस पेयर्स होते हैं इन ईच जीन, एक जीन के अंदर। अप्रोक्सीमेटली ये हमें पता चला लगभग 3,000 है बेस पेयर्स एक जीन में। लेकिन साथ में हम ये जानना चाहते थे कि सबसे बड़ा जीन कौन सा है। सबसे बड़ा जीन वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा बेस पेयर्स है। तो हमें पता चला सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोपिन जीन। डिस्ट्रोपिन वाला प्रोटीन जो बनाता है, वो जीन जो डिस्ट्रोपिन बनाता है, उसमें 3.4 मिलियन बेस पेयर्स है। 3.4 मिलियन बेस पेयर्स है। तो डिस्ट्रोपिन का जो जीन है, डिस्ट्रोपिन इज अ प्रोटीन, और इसका जो जीन है वो जीन सबसे बड़ा जीन है क्योंकि इसमें 3.4 मिलियन बेस पेयर्स है। तो ये जीन हमें पता है, दिस जीन गेट्स डिफेक्टेड in case of Duchenne muscular dystrophy. We have seen it, Duchenne muscular dystrophy में ये जीन डिफेक्ट होता था। तो खैर ये बहुत बड़ा जीन है। दूसरी बात, सबसे छोटा जीन कौन सा है? सबसे छोटा जीन हमारे पास है testis determining factor, which is located on Y chromosome, and it has just 14 base pairs. Average base pairs is 3,000, but the largest number of base pairs are present in dystrophin gene, which has 3.4 million base pairs. And in case of TDF, which is present on the Y chromosome, it has just 14 base pairs. तो अब सबसे ज्यादा किस वाले क्रोमोसोम पे जीन्स है? सबसे ज्यादा जीन्स किस क्रोमोसोम पे है? चौथी बात, सबसे ज्यादा जीन्स किस क्रोमोसोम पे है? तो हम अगर देखेंगे सबसे ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन्स है। और अगर इसका एस्टिमेट हम लगाए, इट इज 2964। इट इज 29। इस पे जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है, इट इज 2968।
क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन्स है, इट इज 2968. दैट्स व्हाई, इसीलिए हमको क्रोमोसोम नंबर 1 को स्टडी करने में 3 साल लग गए, बिकॉज द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड in 2001 except chromosome number 1, 2001 only except chromosome number 3. तो फिर उसको स्टडी करने के लिए हमें और साल लगे, तो फाइनली इट वाज कंप्लीटेड in 2006. So that's why chromosome number 1 has large number of genes. और सबसे कम जीन्स किस क्रोमोसोम में है? Yes, of course it is Y chromosome. It is Y chromosome जिसमें सबसे कम जीन्स है, and the number of genes is just 231. सबसे कम जीन्स Y chromosome पे है, number of genes is 231. तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था, 50% ऑफ जीन्स, 50% ऑफ जीन्स का फंक्शन, 50% ऑफ जीन्स का फंक्शन अननोन है, पता ही नहीं. वी डू नॉट नो द फंक्शन ऑफ 50% ऑफ जीन्स. उनका फंक्शन पता ही नहीं है. क्या आप समझ सकते हैं कि कितना जीन्स, कितना हमारे पास डीएनए होगा जो 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 फंक्शनल होगा? हम कितना समझ सकते हैं हमारे पास फंक्शनल डीएनए कितना होगा? शायद हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा होगा. नहीं, we have less than 2%. We have less than 2%. We have less than 2% of DNA that is coding, that is functional. जो function करता है, जो काम करता है, सिर्फ 2% से भी कम डीएनए हमारे पास ऐसा है जिसमें फंक्शनल जीन्स है, जो फंक्शन करता है. बाकी जो आपका मोर देन 98% डीएनए है, वो डीएनए नॉन कोडिंग है, वो फंक्शन नहीं करता. इसका मतलब ऐसा है कि हमारे पास कोडिंग इज वेरी स्मॉल, कोडिंग अमाउंट ऑफ जीनोम इज वेरी स्मॉल, बट नॉन कोडिंग इज वेरी वेरी लार्ज. ऐसा क्यों रखा है कुदरत ने? खैर, उसका जवाब भी कभी हम देंगे, लेकिन सिंपली मैं बताऊंगा. इस कोडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई नॉन कोडिंग का सहारा लेना पड़ता है. इसको म्यूटेशन से बचाने के लिए बहुत ज्यादा डीएनए हमको नॉन कोडिंग का रखना पड़ता है. इसके अलावा 90, एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या हमारा जीनोम कहीं डिफर करता है? क्या एक पर्सन का जीनोम दूसरे पर्सन से डिफर करता है? हम बोलेंगे यस करता है, लेकिन द क्वेश्चन इज वी कैन नॉट अफोर्ड द चेंजेस इन केस ऑफ फंक्शनल जीन्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव इंसुलिन जीन में जो भी मेरे पास सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस आपको दूसरे के पास भी होनी चाहिए, दूसरे के इंसुलिन जीन के पास भी होनी चाहिए. अगर उसके पास नहीं है तो वो डिफेक्टिव है, अगर उसके पास सेम सीक्वेंस है तो उसका डिफेक्टिव जीन नहीं है. तो देयरफॉर वी कैन नॉट अफोर्ड. हमें पता है जब कभी कभी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जब कभी म्यूटेशन हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और इस चेंज होने से हमें म्यूटेशन होती है, और म्यूटेशन इज अ प्रॉब्लम. दैट मीन्स दैट जीन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इन अ राइट वे, इन अ राइट डायरेक्शन. So therefore, what is going to happen? What I am telling you, we cannot afford the change in the nucleotide sequences in functional genes. Whatever functional genes are present in human beings, they have the identical sequence. However, क्या हमारे पास कोई ऐसा जीनोम है जिसमें के डिफरेंस है? Yes, we have. We call that genome as that's a repetitive DNA, a repetitive genome. हमने देखा है our 99.9% genome is identical. हमारा 99.9% जीनोम आइडेंटिकल है, लेकिन हमारा 0.1% जीनोम ऐसा है जो हम सब में अलग है. 0.1%. टोटल जीनोम हमारे पास कितना है? 3 × 10⁹ बेस पेयर्स. It means it comes out to be roughly, it is 3 × 10 to the power 6. Therefore, हमारे पास एक इतनी न्यूक्लियोटाइड्स है, इतनी बेस पेयर्स है, इतनी बेसिस है, 3 × 10⁶, जो हम में अलग है, जो हमारा फिंगरप्रिंट है, जो मुझ में अलग है, आप में अलग है, हम सब में अलग है. तो ऐसे डीएनए को बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, और ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं इट शोज सिंगल न्यूक्लियोटाइड. दिस डीएनए शोज रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ये पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, ये हम में अलग है. और हमें पता है इसमें भी हमारे पास ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मिनी सैटेलाइट्स, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स. मिनी सैटेलाइट में होती है हमारे पास 11 से 60 बेस पेयर्स, 60 bases, 11 से 60 bases, which are repeated thousands of times. It's the repetitive DNA. It may contain 11 to 60 base pairs, and they are repeated thousands of times. And microsatellites we have, which contains
less than 10 bases, इनमें less than 10 bases है, and they are repeated 11 to 100 times. उनका repetition ज़्यादा नहीं है, उनका repetition 11 to 100 times है. और अगर आप देखेंगे हमारे पास करीब 30,000 मिनी सैटेलाइट्स हैं, 40,000 मिनी सैटेलाइट्स, और हमारे पास करीब 2 लाख माइक्रो सैटेलाइट्स है हमारे जीनोम के अंदर. ये भी हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया. वन मोर थिंग इज प्रोबेबली द लास्ट थिंग अबाउट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आई विल टेल यू, जो हमें पता चला, दैट इज SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. कहा गया कि 1.4 बिलियन लोकेशंस, 1.4 million locations, 1.4 million locations are there in our genome where you will find a single nucleotide polymorphism, SNP, single nucleotide polymorphism. Single nucleotide polymorphism means, for example, if we have cytosine here, and we will see in some person here we have cytosine, and in some other person we do not have cytosine, we have adenine. So there is a single nucleotide polymorphism. In some persons it was cytosine, but in most of in some other persons it is adenine. So इसको कहते हैं polymorphism, single nucleotide polymorphism. ये हमारे पास पाया गया, और जितनी लोकेशंस हमें मिली वो थी 1.4 मिलियन लोकेशंस पे हमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मिला. और इस पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हमें डिजीजेस को स्टडी करना बड़ा आसान हुआ. हमें, क्योंकि कुछ लोग जिनमें फॉर एग्जांपल C था, हमें पता चला कि दे आर नॉट ससेप्टेबल टू पर्टिकुलर डिजीज, और हमें पता चला जो जिनमें A है, जिनमें C नहीं, A है, पॉलीमॉर्फिज्म A है, उनमें हमें पता चला जिनमें बेस एडेनिन है, उनमें ये पर्टिकुलर डिजीज जो है इनमें उसकी ससेप्टेबिलिटी है. दे आर नॉट ससेप्टेबल बट दे आर ससेप्टेबल. तो इससे हमारे पास जो डिजीज का जो ससेप्टेबिलिटी का नेचर है वो हमको पता चलेगा अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे. तो बाय दैट वे हमें इतनी चीजें ह्यूमन जीनोम के बारे में पता चली, और ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने का मकसद पूरा जो मैंने बताया आपको, ह्यूमन जीनोम को जानना, बेसिस को जानना, जीन्स को जानना, डिफेक्टिव जीन्स को जानना, इंफॉर्मेशन प्रोक्योर करना कि कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए, और किस तरह से हम इसके इलाज के लिए, हम इसको ट्रीटमेंट के लिए कौन से हम स्टेप्स उठा सके, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना, ये सारी चीजें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड थे. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.